सिविल सर्व हुए, ठीक है, और ये बिहार फाइनेंस सर्विस में है। तो इनका एक्सपीरियंस क्या रहा है थ्रू आउट मेंस इंटरव्यू, तो वो आपसे शेयर करेंगे, और भी जो चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करेंगे। जो आप लोगों की कुछ क्वेरी होगी, तो बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं है, लेकिन कम टाइम में, ठीक है, आप इनसे लाभ लेंगे, ठीक है। ये अपने टाइम में बहुत ही अच्छे स्टूडेंट रहे हैं और बीटेक बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। तो आपकी सारी जो भी क्वेरीज है उसको अच्छे ढंग से, ठीक है, आप लोग ये लगा दीजिए इसमें। इसके बाद फिर मॉक स्टार्ट हो जाएगा। एक काम कर भरत, काम ओके, यहाँ से कुछ और मौके सर इंट्रोडक्शन दे ही दिए हैं। ये कमल सील मेरा नाम है, ठीक है, और 58 रैंक आया था 63rd वाले बीपीएससी में हमको, और जो बिहार फिनांस सर्विस मिला है उसमें पता होगा आप लोगों को कि 62वीं बैच में जी, तो उसमें बहुत सारे डिप्टी कलेक्टर पोस्ट थे और डीएसपी वाले भी थे, मगर हमारे जो 63rd वाला हुआ उसमें बहुत कम पोस्ट था, तो हमको 58 रैंक के बाद भी बिहार फिनांस सर्विस मिला, ठीक है। और आप लोग को मतलब क्या ऑप्शनल तो अलग अलग होगा ना सबका। हाँ, देखिए इंटरव्यू के लिए तो अब मेंस तो क्वालिफाई करके आप लोग आए हैं, तो आपको सबसे पहले बात ये पॉजिटिव मोड में रहना है एकदम, बिल्कुल समझे ना। मतलब जो भी हैं आप लोग मतलब वेल डिजर्व हैं। और इंटरव्यू के लिए जो मेन बात ये है ना कि आपको मतलब नेचुरल रहना है, हम तो यही कहेंगे। हमारा जो एक्सपीरियंस है, सर लोग बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ, मगर मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है कि ऐसे बताते हैं, हमको 120 में 94 मार्क्स आया था, तो ठीक ठाक ही इंटरव्यू रहा था। इंटरव्यू में मुझे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ नहीं था, हालांकि अलग अलग डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश की, चूँकि मेरा थोड़ा बैकग्राउंड डाइवर्स था, बीटेक किए हुए थे और फिर तैयारी का भी मतलब हम 2-3 बार से दे रहे थे, समझे। 56-59 भी दिए हम, 60-62 भी दिए हैं और उसके बाद 63 भी दिए। इस बीच में 2 बार यूपीएससी का मेंस भी लिखे हम, मगर इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आया यूपीएससी में। तो ये था। तो देखिए इंटरव्यू के लिए सबसे बड़ी चीज़ है वो आप नॉलेज उतना बड़ा इशू नहीं है, सर लोग भी बोलते होंगे आपको, जैसे कि आपको जो भी जैसे आप क्या ऑप्शनल क्या था, आप क्या है पॉलिटी, अच्छा पॉलिटिकल साइंस, आपका क्या है बॉटनी, जो भी है वो कोई इशू नहीं है। हाँ ऑप्शनल पे अगर ऑप्शनल जो भी रहा होगा उस पर क्वेश्चन करेंगे, इतना तो मान के चल, और बेसिक क्वेश्चन होगा, ऐसा नहीं कि कुछ बहुत डीप में चले जाएंगे। अब जैसे इनका बॉटनी है तो बॉटनी का स्पेशलिस्ट तो कोई बैठा नहीं होगा, ये तो मान के चलिए, समझ रहे हैं ना। मान ली ठीक है पॉलिटी वाला कुछ हो सकता है, हिस्ट्री वाला हो भी सकता है, मगर कोई डीप में नहीं जाएगा, इतना मान के चलिए। हाँ आप ही अगर उसको डीप में ले जाने की कोशिश कीजिएगा वो अलग बात है, ठीक है। तो मान लिया कि देखिए अब जैसे बॉटनी इनका है, तो मान लिया कुछ क्वेश्चन पूछता है और ये बताते हैं, मान लो वो काटने की कोशिश करता है, फिर ये वो उसमें और उलझने की कोशिश करता है, वो डीप में जा सकता है। और आपको उसमें जाने की कोशिश नहीं करना है, वो नॉर्मल रखना है इंटरव्यू, और ज़्यादा कोई मतलब ये नहीं कि बहुत नॉलेजेबल हम हैं, ऐसा कुछ एकदम बिल्कुल नहीं शो करना, क्योंकि आपको नॉलेज की जो टेस्ट होनी थी वो हो चुकी है पीटी में और मेंस में, ये मान के चलिए आप। अब आपकी पर्सनालिटी की टेस्टिंग होनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंटरव्यू का मतलब होता है पर्सनालिटी टेस्ट। आप यूपीएससी का जब देखिएगा उसमें सीधे लिखा रहता है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट का मतलब कि आपका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है। मतलब कि आप ठीक है, आप बहुत हो सकता है जो इंटरव्यू ले रहे हो सब ज़्यादा भी जानते हो, मगर आप में उनके प्रति रिस्पेक्ट है कि नहीं है, ये बहुत चीज़ जरूरी होती है। आप अगर कुछ वो अगर गलत भी बोल रहे हैं और आप सही भी हैं, तो उसको पोलाइटली आपको पेश करना है कि सर जहाँ तक मैं समझता हूँ सर कि ऐसा होना चाहिए, ये नहीं कि नहीं सर बिल्कुल आप बिल्कुल गलत हैं सर, ऐसा इस तरह का वर्ड तो बिल्कुल यूज नहीं करना, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। आप ऐसा नहीं कि मैंने प्रोफेसर बनने जा रहे हैं या बहुत एकेडमिशियन बनने जा रहे हैं, आपकी नॉलेज की वहाँ पर मैंने बहादुरी नहीं दिखाना है कि मुझे बहुत नॉलेज है, मैं बहुत ये नॉलेजेबल हूँ। तो आपको अपना एटीट्यूड अच्छा रखना है, सबसे बड़ी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, समझ रहे हैं ना। आपका जो एटीट्यूड होना, ये तो चलता नहीं है, आपका एटीट्यूड एक नंबर पे है। दूसरा जो है, अब एटीट्यूड में क्या है, देखिए एटीट्यूड में वो जो आपको जज कर रहा है वो आप में ब्यूरोक्रेट ढूंढ रहा है, समझ रहे हैं ना, कि ये ब्यूरोक्रेट बनने लायक है कि नहीं। मतलब उसको अगर एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया जाए या फिर कोई भी डिपार्टमेंट इसको दे दिया जाए, तो मतलब इसमें मैंने अननेसेसरी एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि मुझे तो ये आता है तो आता है। आपको प्रैक्टिकली उस काम को करना कैसे है, उस काम करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों से कंप्रोमाइज़ भी हो सकता है करना पड़े। आपको जो काम दिया गया, मान लिया आपको एसडीएम बना दिया गया, मान लिया डीएसपी बना दिया गया, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी प्रैक्टिकली आपके सामने आएगी जिसको कि हैंडल दूसरे तरीके से किया जा सकता है, समझ रहे हैं ना। तो इसमें नॉलेज बहुत बड़ा इशू नहीं है, हाँ बेसिक नॉलेज होना चाहिए। मैं ये भी कहूँ जैसे इनका बॉटनी है, आपका पॉलिटिकल साइंस है, तो पॉलिटिकल साइंस का बेसिक चीज़ मान लीजिए पॉलिटिकल
साइंटिस्ट का नाम पूछते हैं तो आपको पता होना चाहिए, समझ रहे हैं ना। जैसे बोटनी इनका है तो बोटनी का बेसिक फिलोसफी जो है कि क्या है, अब जाइलम फ्लोएम मान ले पूछ देते तो बेसिक है बिल्कुल, ये इसके लिए कोई बोटनी में ग्रेजुएशन करने की और एमए करने की बात नहीं है। तो ये सब चीज़ बेसिक चीज़ जो उनके दिमाग में आ सकती है, समझ रहे ना, और वो वही पूछेंगे जो बेसिक है, क्योंकि वहाँ स्पेशलिस्ट नहीं बैठे हुए हैं आपके। अभी जो पॉलिटिकल साइंस आप बोले, अभी जो हमारा विधानसभा का चुनाव हुआ इससे रिलेट करके कुछ पूछ सकते हैं, समझ रहे हैं ना, कि भाई क्या इसका इन्फ्लुएंस है, किन चीज़ों का ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा, हमारा एग्जिट पोल कैसे फेल हो गया। सपोज कीजिए ये जो सर्वे किए वो क्या, इनका क्या बेसिस था, समझ रहे। तो ये चीज़ आपसे आ सकती है। और आपका ऑप्शन क्या है सर? ज्योग्राफी। आपका LSW, आपका LSW, आपका अच्छा आपका हिस्ट्री। हाँ तो LSW तो थोड़ा अलर्ट रहिएगा, समझ रहे हैं ना। LSW तो ज़्यादा लोग वहाँ LSW वाले ही मिलेंगे रहेंगे, क्योंकि समझ रहे हैं मैं भी एक बार LSW से लिखा था। तो LSW तो देखिए पहले बात तो कि आपको सारा एक्ट को एकदम बेसिक तैयार करना है, जो आपका इधर फर्स्ट पेपर तो रहा नहीं, फर्स्ट सेक्शन हो गया। आप तो फर्स्ट सेक्शन में 11 एक्ट हैं शायद ना टोटल, कितना समझ रहे हैं। वो एक्ट का बेसिक चीज़ आपको याद रखना है कि क्या क्या उसका कंटेंट है। उसके बाद फिर जो हाल फिलहाल में कुछ अगर अमेंडमेंट आया है, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट में आया है या फिर लेबर कोड वगैरह बन रहा है, तो करंट अफेयर से चीज़ों को जरूर रिलेट कीजिए। आपका रिलेशन बिल्कुल एकदम जो है ना करंट अफेयर से रिलेशन होने वाला है। आपका पॉलिटिकल साइंस भी, बोटनी तो कम है, करंट अफेयर से रिलेशन होगा उसका। तो आपसे बेसिक चीज़ें पूछेंगे। आपका जो रहेगा आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, आपका ऑप्शनल, ये दो चीज़ तो एकदम तैयार रहना चाहिए, समझ रहे हैं ना। उसके बाद बिहार का करंट अफेयर क्या चल रहा है, नेशनल करंट अफेयर, और थोड़ा सा इंटरनेशनल पे ज़्यादा नहीं जाएंगे। और कुछ वैसा जैसे चल रहा है, कुछ साइंस उसमें चल, जैसे हमारे समय में चंद्रयान 2 का बहुत इशू था, तो उसे सबसे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, समझ रहे हैं ना। तो अभी जो भी जैसे आपका जब भी इंटरव्यू, आप लोग का सबका डेट आ गया इंटरव्यू का? ओ ठीक है, आपका नहीं आया अभी। तो जिसका भी डेट आ चुका है इंटरव्यू का ना, वो मान के चलिए मैंने जो भी इंटरव्यू आपका 15 दिन के आसपास का, जो भी बड़ी बड़ी न्यूज आ रही है, छोटी न्यूज भी आ रही है, उसमें से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको, बिल्कुल पूछेंगे, समझ रहे हैं ना। वही मैक्सिमम मान के चलिए वही रहेंगे करंट अफेयर आपके। ऐसा नहीं है कि आपको 2 महीना पहले कोई इशू उठा के पूछ रहा है, क्योंकि वो जो एकदम फ्लो कर रहा है ना उस समय में, हो सकता है उस दिन का भी पूछ दे, एक दिन पहले का पूछ दें, समझ रहे हैं ना। तो वो करंट अफेयर में आपको बिहार पर जो जोर देना है, बिहार से भागना नहीं है, समझ रहे हैं ना। जैसे मान लिया कि देखिए वो करते क्या है ना, जैसे मान लिया कोई लड़का बहुत दिल्ली में पढ़ के आया और उसका बिल्कुल बीटेक उटेक बाहर से किया, तो उसको वो जज करने की कोशिश करते हैं कि ये बिहार में एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं है, बिहार में अडॉप्ट कर सकता है कि नहीं। तो उसको जानबूझ के बिहार के 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे जो कि उसको हो सकता है पता ना रहे। तो अभी जो मिनिस्ट्री फॉर्म हुई है, समझ रहे हैं ना, उसको जरूर याद रखिए। जैसे कोई भी मिनिस्ट्री, कौन से मिनिस्टर, हाँ, और यूनियन मिनिस्टर में जो बिहार के मिनिस्टर हैं वो जरूर याद रखिए। हमारा जो सेंट्रल में जो अपना यूनियन मिनिस्ट्री है, उसमें जो भी मिनिस्टर बिहार के हैं स्पेशली, उनका नाम जरूर याद होना चाहिए आपको। जैसे हमारे पिछले बैच में किसी से पूछ दिया कि ये मत्स्य वाले मिनिस्टर कौन है, तो उसमें गिरिराज सिंह थे, समझ रहे हैं, तो नहीं बता पाया, क्योंकि वो उस बिहार से उसका कनेक्शन उतना था ही नहीं, हमेशा दिल्ली में रहा, बंगलौर में पढ़ाई किया, तो बिहार से मतलब था नहीं, तो जानता नहीं था। तो मगर ये निगेटिव मानी जाएगी कि आप जिस गवर्नमेंट में सर्विस देने जा रहे हैं उसके मैंने बेसिक चीज़ को आपको पता नहीं है। तो ये बिहार का करंट अफेयर, नेशनल करंट अफेयर में जो भी चल रहा है, तो यही मोटी मोटी बात है। आपका ऑप्शनल का बेसिक, बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाना है आपने, समझ रहे हैं ना। और जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता सीधे सॉरी बोलिएगा सर, कि सॉरी सर इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं, एकदम आसानी से, इसमें कोई गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं कि मुझे नहीं आया, नहीं ऐसी बहुत सारी चीज़ हो सकती है जो आपको नहीं आ सकती है। तो उसमें एकदम बिल्कुल सॉरी बोलना है, और सॉरी बोलते वक्त मतलब चेहरे पर एकदम कामनेस होना चाहिए, ये नहीं कि एकदम इरिटेट होकर बोल रहे हैं, या फिर आपको कोई थोड़ा सा ये इरिटेशन आ गया, या फिर कुछ रिएक्शन में आप बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ये सब चीज़ें ज़्यादा जरूरी है, बोल रहे हैं ना, नॉलेज ज़्यादा, एटीट्यूड आपका इंपॉर्टेंट है। आप कैसे रिप्लाई करते हैं, क्या रिप्लाई करते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हो सकता है आपको जो क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर आपको न भी पता हो, मगर आपको रिप्लाई एकदम कामनेस के साथ करना है, ठीक है। अब बहुत सारे कुछ जानबूझ के वो ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे ही, जैसे उनका हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री में बहुत सारा चीज़ें बन सकता है, समझ रहे हैं ना, मिठाइवल हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री, कुछ ही पूछ सकता है, कोई जरूरी नहीं उसका आंसर आपको पता ही हो, मगर आपको पॉजिटिवली वहाँ पेश करना है, ठीक है। जो भी उस क्वेश्चन के बारे में जो भी आपको आइडिया है बताना है कि सर ऐसा ऐसा है, और अगर वो ज़्यादा डीप में जाते हैं तो सीधे सॉरी बोलना है एकदम, समझ रहे हैं। उसमें ज़्यादा ये नहीं कि आपको पता भी नहीं फिर भी गेस किए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, तो उसको वो लगेगा कि फालतू का ये मतलब ये कर अपना ये दिखा रहा है, अपना नॉलेज दिखा रहा है, जहाँ कि आपको नहीं है नॉलेज, समझ रहे हैं ना। और जहाँ है नॉलेज आराम से बोलना है, समझ रहे हैं। तो बार बार मैं बोल रहा हूँ बात कि यहाँ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये पर्सनालिटी का टेस्ट है आपको। अब क्या जवाब देते हैं इससे ज़्यादा जरूरी है कि कैसे जवाब देते हैं आप। हाँ, हो सकता है कि कोई 10 क्वेश्चन पूछा गया और 8 का जवाब नहीं दिया, उसका भी सिलेक्शन हो जा सकता है, और 2 का जवाब आप दिए हैं और एटीट्यूड में बिल्कुल दिए हैं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ऐसा बहुत जगह होता है, समझ रहे हैं ना। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इतना मान के चलिए कि 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसा पूछेंगे जो कि आपको नहीं आता है, तो उसके लिए कोई ये नहीं होना कि मुझे तो नहीं आता है, ये मेरे विषय का पूछा नहीं आता तो नहीं आता है। मेंस में मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ, नॉलेज का टेस्ट
ऑलमोस्ट हो चुका है। अब आपका पर्सनालिटी का टेस्टिंग हो रहा है कि ये सिस्टम में सेट करेगा कि नहीं करेगा, समझ रहे हैं ना, इस बात का टेस्ट हो रहा है। बस यही मेन बात है। और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिए। हाँ बोल। आप बीटेक किए हुए हैं। हाँ हाँ। आईटी है, ए लेवल मैंने किया हुआ है डुएक्स सोसाइटी। कहाँ से किए हैं? अच्छा अच्छा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हाँ हाँ। इससे क्या क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं? क्या अभी बीटेक किए हैं? मैंने ए लेवल किया हुआ है मिलेट से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो क्या क्वेश्चन मतलब आईटी फील्ड से हमसे एराइज हो सकते हैं? क्योंकि ज़्यादा देखिए आईटी फील्ड तो बिल्कुल अभी खुला हुआ है एकदम, समझ रहे हैं ना। आईटी फील्ड को देखिए, जिनका भी जो भी ऑप्शनल है, इतना याद रखिए कि उसको एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ेगा वो, इतना मान के चलिए। या फिर पूछेगा आप जिस सेवा में जा रहे हैं उसमें क्या यूज है इसका। आईटी फील्ड का तो बहुत यूज है आज के डेट में। जितना भी स्कीम हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन आईटी के द्वारा ही हो रहा है, समझ रहे हैं इस बात को। नहीं सर, मैं उस सब्जेक्ट पर पूछ रहा था, जैसे मेरे मतलब जो सिलेबस में जो मेरे टॉपिक है, जैसे जावा पढ़ रहा था, नहीं जावा से तो क्वेश्चन नहीं पूछेगा। जावा से तो समझ रहे हैं ना, वो तो बिल्कुल एकदम उसका टेक्निकल पार्ट होगा। जावा .NET जाइएगा, वो तो पूरा उसका कोडिंग हो गया, सॉफ्टवेयर होगा, उतना डीप में नहीं जाएगा। वो आपको एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ देगा कि आपने जो आईटी पढ़ा है उसका क्या यूज है। जबकि बहुत इसको तो आप जिनका भी इस तरह का ऑप्शन है वो जरूर तैयार कीजिए। देखिए 2-3 क्वेश्चन एकदम तैयार कीजिए अच्छी तरह से। एक तो कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में आना क्यों चाहते हैं, दूसरा कि आपने जो ऑप्शनल चूज किया या फिर आपका जो ग्रेजुएशन है उसका क्या यूज है, समझ रहे हैं ना, एडमिनिस्ट्रेशन में। और इसको आप कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, कनेक्शन मिलेगा, समझ रहे हैं ना, कि क्या यूज है। कुछ ना कुछ कनेक्शन आपको नेट पे सर्च कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, कनेक्शन मिलेगा। आईटी फील्ड में बिल्कुल भी मिलेगा, उसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है। आजकल तो हर एक एक्ट जो भी है, स्कीम है, सारा का इम्प्लीमेंटेशन आईटी से ही हो रहा है, समझ रहे हैं ना। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बिना तो कुछ हो ही नहीं रहा है आजकल डेट में। तो वो तो आपका एकदम खुला है, उसको एकदम अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा उस सेक्शन को, कि आपके आईटी आपने जो पढ़ा, या फिर उसको आपको डिमोरलाइज करने के लिए उल्टा क्वेश्चन ही पूछ सकता है कि आपने तो आईटी पढ़ लिया, इतना पैसा खर्च कर दिया, आप क्या यूज है इसका, समझ रहे हैं ना। तो आपको साबित करना कि यूज है सर इसका, पोलाइटली, समझ रहे हैं ना। आपको बताना है कि सर यहाँ 4-5 जगह का नाम गिनाना है कि यहाँ, जैसे हमारे जैसे अगर आईटी के एक्सपर्ट लोग यहाँ जाएंगे तो सर एक अच्छी सेवा दे सकेंगे सर, ये आपको बताना है, समझ रहे हैं ना। निगेटिव कभी नहीं होना है, वो चाहे जितना भी निगेटिव आपको करने की कोशिश करें, आपको हर एक चीज़ में पॉजिटिव पेश करना है। जैसे LSW इन लोग का है, तो LSW का एडमिनिस्ट्रेशन में इम्प्लीमेंटेशन जितना भी है, लेबर लॉ जो भी है, सारा लेबर के प्रोटेक्शन के लिए है। तो वहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका ये क्या है, ग्रेजुएशन किस में किए हैं आप? इकोनॉमिक्स में। हाँ तो खैर इकोनॉमिक्स का तो लेबर से जुड़ता है कनेक्शन। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से है। देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो आपको, जैसे मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर का था, ठीक है, तो मैंने बहुत सारा चीज़ खुद को ढूंढ के रखा था। जैसे कि आपको, जैसे हमारा जो फूड प्रोसेसिंग होता है, बिहार में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लगाने की बात होती है बार बार कि भाई यहाँ हैवी इंडस्ट्री नहीं लग सकता है, तो फूड प्रोसेसिंग में हमारा पूरा मैकेनिकल इंजीनियरिंग का यूज होता है। आपको इलेक्ट्रिकल का भी, हम उस एंगल से तो सोचे नहीं है इलेक्ट्रिकल का, मगर आप सोचिएगा आपको मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिकल जैसे जितना भी है आपको, अब ये इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया पूरे बिहार में, समझ रहे हैं ना। तो इलेक्ट्रिफिकेशन में तो पूरा यूज है इलेक्ट्रिकल का। अब मान लें कि आप ठीक इलेक्ट्रिफिकेशन कर, अब जो भी समस्याएं आएगी, जहाँ भी ये नए मीटर लगाने की बात हो रही है, फ्री मीटर लगाने की बात हो रही है, तो यहाँ पे सर मतलब मैंने एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अगर रहेगा तो उन चीज़ों को अच्छी तरह समझेगा और पब्लिक के समस्याओं को अच्छी तरह समझ करके अब उसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। मैं बस एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, एक रोड मैप दे रहा हूँ आपको, मगर इसको मगर कनेक्शन मिलेगा। कनेक्शन नहीं मिलने की बात नहीं, हम पहले सोचते थे कि मैकेनिकल का क्या कनेक्शन मिलेगा, मगर ढूंढे तो बहुत कनेक्शन मिला। अब जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर की बात है, उसमें ट्रैक्टर का यूज हो रहा है, तो हम मैकेनिकल का यूज है, समझ रहे हैं ना। अब मान लीजिए कोई स्कीम आता है कि भाई ट्रैक्टर में आपको डिस्काउंट देना है, इंप्लीमेंटेशन करना, तो एक मैकेनिकल इंजीनियर अच्छी तरह समझ सकेगा और मेरे मतलब मैंने जो पढ़ा है सर वो बेकार नहीं जाएगा, मतलब इस तरह से उसको वहाँ पे करना है, समझ रहे हैं ना। ऑप्शनल वाली बात हो गई। अब बाकी बिहार का करंट अफेयर तो पूरा फोकस रखिए। जो भी आप हमसे, जैसे कि उसमें बिहार के टूरिज्म के बारे में पूछ दिया था, वो जस्ट पहले 15 अगस्त का था, तो उसमें मोदी जी बोले थे और बहुत सारे इशू टूरिस्ट के बारे में बोले थे, तो टूरिज्म के बारे में, तो टूरिज्म को बिहार से जोड़ दिया वो, कि बिहार में क्या क्या स्कोप है टूरिज्म का, समझ रहे हैं ना। जैसे बिहार में आपको जो स्कोप बनता है, टूरिज्म बहुत बड़ा इशू है, समझ रहे हैं ना। ये अब सबसे पूछ सकता है, हमारा जो अभी इनकम का सोर्स है, कहाँ से इनकम आएगा, हमारा टूरिज्म है, फिर फूड प्रोसेसिंग की बात होती है, एग्रीकल्चर की बात होती है, तो ये सब इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। इकोनॉमिक एंगल से बिहार को आप सोचिए कि कहाँ से आप रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ से हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, जो पॉसिबल हो सकता है। ऐसा नहीं कि मतलब, अब ऐसा तो है नहीं कि सीधे बंगलौर जैसा IT मेरा बन जाएगा बिहार, मगर जहाँ जहाँ भी संभावनाएं बन रही है, उसको जैसे जीविका का कार्यक्रम चल रहा है, उस पर क्वेश्चन आपको पूछ सकता है अच्छे से। तो ये है। अब देखिए, अगर पूरे इंटरव्यू को 2-3 लाइन में कंक्लूड करने की बात है, तो बिल्कुल काम रहना है आपको, बिल्कुल नेचुरल रहना है, और आप में उसको ब्यूरोक्रेट दिखना चाहिए, सबसे बड़ी बात ये है, समझ रहे हैं ना। तो कहिए कैसे दिखेगा, आपको न्यूट्रल रहना है। मान लो कोई पॉलिटिकल इशू वो निकालता है, तो आपको उस पर बिल्कुल इंक्लाइन नहीं होना है,
आपको आपको किसका पक्ष लेना है? आपको सुप्रीम कोर्ट का पक्ष लेना है। कहीं भी अगर कोई मतलब राम मंदिर, अब तो खैर इशू खत्म हो गया, हमारे समय में था उस समय कि राम मंदिर पे आपका क्या स्टेक है नहीं है, तो बिल्कुल आपको बोलना है कि जो सर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वही, उसी से हम सहमत हैं। बता सकते हैं, अगर नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि आप वकील थोड़ी हैं आप हैं कि हर एक केस का नाम आपको याद रहेगा, मगर यदि आपको याद है तो मेंशन कर सकते हैं सर। सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन, जो भी हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, समझ रहे हैं ना, आपको कोई पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंट नहीं करना कि बीजेपी या कांग्रेस, ऐसा कुछ नहीं। वो आपको जांचने की कोशिश कर सकता है, वो समझ रहे हैं कि आप किस तरफ इंक्लाइंड है, मगर आपको बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, ये नहीं हाउ न्यूट्रल रहना है। क्योंकि एक एडमिनिस्ट्रेटर का और एक ब्यूरोक्रेट का यही सबसे बड़ा ये होता है, वर्च्यू होता है कि वो न्यूट्रल होता है और उसको सिस्टम के साथ होना होता है। जो भी डिसीजन मान लिया कि अब सुप्रीम कोर्ट ले रहा है, वो उसको इलेक्शन कमीशन ने जो भी डिसीजन, मान लिया कि अभी थोड़ा सा जो इशू चल रहा था ईवीएम वाला, तो उसमें जो भी बोलेगा जो इलेक्शन कमीशन का डिसीजन है सर, उसके साथ मैं सहमत हूँ। क्योंकि अगर इस तरह का इशू हो तो पूरा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। जैसे आपको, हाँ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर जो, वो तो आप मेंस में भी लिखते होंगे, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट अगर ये है तो आप उसको मेंशन कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का कोई ऑर्डर है तो वो मेंशन कर सकते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वगैरह जो होता है। तो हमेशा आपको न्यूट्रल रहना है और हमेशा सिस्टम के साथ रहना है आपको, और गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी को वो क्रिटिसाइज नहीं करना आपको मेनली। और अगर करते भी ये क्रिटिसाइज है तो फाइनली आपको पॉजिटिव ही बताना है उसको। मान लो कोई बोल दिया कि ये स्कीम है, मान लो पूछ दिया इंटरव्यू में कि ये इसका तो कुछ हो नहीं रहा है इम्प्लीमेंटेशन, ये तो बेकार हो गया, ऐसे हो गया, तो आपको पॉजिटिव वे में बताना। जैसे कि आप यही, अब जैसे वीमेन लोग को रिजर्वेशन मिल रहा है, जैसे पंचायती राज में मिला, तो कह सकता है आपको कि वो तो कहने के लिए महिलाएं हैं, तो उसके बदले में उसके हस्बैंड काम करते हैं। तो आपको बताना कि ठीक है सर, मान लिया कि स्टार्टिंग पीरियड में उनके हस्बैंड काम करते होंगे, मगर अब एक्ट को लागू हुए 10 साल 15 साल हो गए, तो परिस्थितियाँ बदल रही है, सब कुछ चेंज हो रहा है, उनमें भी कॉन्फिडेंस आ रहा है, उनका एम्पावरमेंट हो रहा है, समझ रहे हैं। तो पॉजिटिव वे में उसको ले जाना। कोई भी अगर एक्ट है, स्कीम है, तो उसको नेगेटिव में कभी नहीं रखना है, पॉजिटिव में आपको ले जाना कि नहीं सर इससे बदलाव हो रहे हैं और आगे और होंगे बदलाव, और धीरे धीरे हो रहे हैं, ठीक है, अचानक से तो कुछ नहीं हो जाएगा। तो कुछ भी पूछ सकता है वो, जैसे कि अब आपको प्रोहिबिशन के बारे में पूछ सकता है, जो दारूबंदी हुआ उससे, तो उसको पॉजिटिव बोलना है, ये नहीं कि मतलब निगेटिव उसको लेकर। हो सकता है निगेटिव में आपको पूछे किसी तो कोई फायदा हुआ नहीं है, आप क्या कहते हैं इसके बारे में, तो आपको पॉजिटिव रहना है गवर्नमेंट का स्कीम के साथ, गवर्नमेंट का जो एक्ट है उसके साथ। और 3-4 चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक जो अपना ये लोक शिकायत निवारण जो कानून है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और राइट टू सर्विस एक्ट है उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और ये जो प्रोहिबिशन एक्ट वाला है, ये जो आपका शराबबंदी वाला, उसको बेसिक चीज़ ज़्यादा डिटेल में जाना, जो हम लोग को पढ़ना पड़ता है, अब डिपार्टमेंट में आने के बाद उसको डिटेल में पढ़ना होता है, उसका एग्जाम भी होता है, मगर आप लोग को बेसिक पता होना चाहिए क्या क्या उसमें है, मेन चीज़, ठीक है। ये फैक्ट बेसिस पे ज़्यादातर मतलब इंटरव्यू जाता है कि मतलब एनालिसिस बेसिस पे क्वेश्चन नहीं जाता। देखिए फैक्ट पूछेगा, एक दो क्वेश्चन फैक्चुअल पूछेगा, मगर कोई जरूरी नहीं कि उसका जवाब, जैसे हमसे ही पूछ दिया था कि कितने टूरिस्ट लोग हर एक साल बाहर जाते हैं इंडिया से, तो मुझे पता नहीं था भाई, तो बोले सॉरी सर ये डाटा मेरे पास नहीं अवेलेबल है अभी सर। फैक्ट पूछेंगे, हाँ, बेसिक फैक्ट जो होना चाहिए वो गलत, जैसे मान लें बोल देंगे बिहार में कितने विधानसभा है, तो उसका तो गलत आप जवाब नहीं दे सकते ना आप बिहार गवर्नमेंट में तो 243 बोलना पड़ेगा। ये सब भी फैक्ट है, मगर ये सब फैक्ट है कि बेसिक है। और कोई डाटा वगैरह पूछ दिया कि इसका वो कोई इशू नहीं है, सीधे सॉरी सर। हाँ, एनालिसिस वाला तो क्वेश्चन पता होना चाहिए आपको, मान लीजिए कुछ बेसिक पूछ रहा है, डाटा पूछेंगे वो, ऐसा नहीं कि नहीं पूछेंगे, मगर उसका आंसर आपके पास नहीं है तो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं हो रहा है कि आप इसका आंसर नहीं जानते, ये बात है। हाँ, सभी लोग ये बोलते हैं कि नॉलेज का टेस्ट नहीं है इंटरव्यू, आपने भी बताया। हाँ हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो वहाँ कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? क्योंकि इंटरव्यू देखिए जो बोलते हैं कि नॉलेज का टेस्ट नहीं है, तो वो किस रेफरेंस में बोलते हैं ये समझिए। कि देखिए बेसिक नॉलेज तो बोल ही रहे हैं, पता, जैसे मान लिया आपको पूछ दिया कि आप बीटेक कहाँ से किए हैं, चाहे ग्रेजुएशन कहाँ से किए हैं, तो आप कॉलेज का नाम नहीं सही से बता रहे हैं, तो ये तो गड़बड़ बात है, समझ रहे हैं। तो ये बेसिक नॉलेज तो होना चाहिए, मगर अब क्वेश्चन आपको मान ली कहीं से भी कुछ पूछ दे रहे हैं, तो उतना नॉलेज तो किसी के पास नहीं हो सकता। बेसिक नॉलेज मेरे सबका होना चाहिए, जिनका बोटनी है तो ऐसा नहीं कि बोटनी को छोड़ देना है, बोटनी का बेसिक पता होना चाहिए। नॉलेज तो है ही, नॉलेज खत्म नहीं है, मगर नॉलेज से ज़्यादा एटीट्यूड का टेस्ट है, पर्सनालिटी का टेस्ट है। बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एटीट्यूड है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर्सनालिटी है, क्योंकि नॉलेज का लगभग टेस्ट हो चुका है आपका, समझ रहे हैं। और बोलते रहे कि अब अगर फंसाना चाहेगा तो कहीं फंसा देगा नॉलेज में, वो तो उसका उतना एक्सपर्टनेस तो हो नहीं सकता किसी के पास। बताते रहे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन में आपको सीधे आपको सिस्टम का साथ लेना है, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उस पर साथ जाना है, जो आपको इलेक्शन कमीशन कह रहा है उसके साथ जाना है हमेशा के लिए, समझ रहे हैं, जो सिस्टम बोल रहा है। कंट्रोवर्सी में कभी नहीं फंसना है आपको। देखिए एनआरसी का इशू जो भी है, तो एक्ट, देखिए एक्ट बना, कोई भी अगर एक्ट बना है तो एक्ट बना है पार्लियामेंट से,
और पार्लियामेंट में जब उसको मेजोरिटी मिली है तभी बना है, तो हम उसके साथ हैं। इसमें क्या इशू, इसमें कोई इशू नहीं है। कोई भी एक्ट एनआरसी से रहे चाहे कोई भी रहे, हमको सिस्टम के साथ आप अपना व्यू दे सकते हैं थोड़ा सा, मगर उसको ज़्यादा कंट्रोवर्सी में पड़ना नहीं है। उसको आपको सिस्टम जो कह रहा है, चूँकि आप सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है। आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिविस्ट नहीं बनने जा रहे हैं, आप सिस्टम का पार्ट बनने जा रहे हैं। तो जो भी कोई भी एक्ट बना है तो पार्लियामेंट के द्वारा ही बना है ना। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को मत भूलिएगा, एक बात, कॉन्स्टिट्यूशन को कभी मत भूलिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन को हमेशा रिफर कर सकते हैं आप। कॉन्स्टिट्यूशन इस सबसे सुप्रीम है आपके लिए, एक ब्यूरोक्रेट के लिए सबसे बड़ी चीज़ उस कॉन्स्टिट्यूशन है। उसके बाद एक्ट आता है, उसके बाद स्कीम आता है, वो ऑर्डर इस तरह से है। आपको मेंस में भी ये लिखने की बात आती है, फिर इंटरव्यू में भी हमेशा मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के आगे तो कभी जाना ही नहीं आपको। और हमारा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रही है। तो कोई भी एक्ट अगर पास हो रहा है, चाहे एनआरसी रहे चाहे कोई भी एक्ट रहे, तो मेजोरिटी के बिना तो पास हो नहीं रही है, समझ रहे हैं ना। और अगर सिस्टम बदलना है तो फिर आप सरकार बदलिए, पार्लियामेंट बदलिए, मगर एक्ट जो भी पार्लियामेंट से पास हो रहा है उस पर आप तो इस तरह का नहीं कह सकते हैं कि ये गलत है, ये सही है, समझ रहे हैं ना। हाँ देखिए, अगर जो मामला सब जुडिस है उसमें सीधे बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको। बोलना है कि सर सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिस है और इस पर सर सुप्रीम कोर्ट के मैंने उनके उसके फैसला के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, या फिर जो फैसला आएगा सर उसको सबको मैंने सिस्टम को साथ में रहना पड़ेगा, जो भी मामला सब जुडिस है, इस तरह से। और हम तो क्या कंट्रोवर्सी में पढ़िए ही नहीं, हम तो मेरा तो यही सेशन रहेगा, क्योंकि इस तरह का बहुत इशू है, बहुत उलझा सकता है। और मैक्सिमम लोग जो है ना उलझ जाते हैं। सबसे बड़ी बात बिहार में क्या होता है ना कि हर एक के पास अपना अपना व्यू है। कोई एनआरसी का अगेंस्ट है, कोई एनआरसी के फेवर में है, कोई राम मंदिर के फेवर में है, कोई इस तरह का। अब तो खैर ये सब इशू खत्म हो गया, मगर हम लोग के समय भी सब होता था। मगर आपको इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना है। आप बोले ना कि आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के एक्टिविस्ट नहीं बनने जा रहे हैं, आप सिस्टम के पार्ट बनने जा रहे हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है और किसी एक्ट में बदलाव होता है तो हम उसके साथ हैं, चाहे वो बिहार या झारखंड बनने की बात हो या कुछ भी हो रहा हो। अगर अमेंडमेंट के तहत हुआ है, हाँ इलीगल काम नहीं होना चाहिए। सारा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट भी हो रहा है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू हो रहा है, समझ रहे हैं ना। 368 आपके पास अमेंडमेंट के लिए ये दिया हुआ है। तो ये बात है, मतलब न्यूट्रल रहने की कोशिश कीजिए, हम तो यही कहेंगे। क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट बनने जा रहे हैं तो एक तो न्यूट्रल होना। देखिए ब्यूरोक्रेट का क्या क्या मेन गुण होता है, एक तो न्यूट्रल होना, जिसको निष्पक्ष बोलते हैं। दूसरा कि डिसीजन मेकिंग पावर आप में होना चाहिए, समझ रहे हैं। जैसे मान लो कुछ सिचुएशनल दे देगा आपको कि आपको एसडीएम बना दिया गया, ये एक कंडीशन आ गया, तो जो भी कंडीशन आता है ना तो उसमें आपको वही बात वहाँ भी वही आएगा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो कभी जाना ही नहीं है, समझ रहे हैं। चाहे कितना भी विषम परिस्थिति आ जाए, कुछ भी हो जाए, तो कॉन्स्टिट्यूशन को साथ लेना है, एक्ट को साथ लेना। उसके बाद फिर आपका डिस्क्रिशन आता है थोड़ा सा कि आप अपने अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। मगर अपने अकॉर्डिंग डिसीजन भी लेना है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट चला जाना है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब, और जो उस तरह का हाइपोथेटिकल सिचुएशन देगा उसका कोई मतलब बनाया आंसर नहीं होता है। वो आपका वहाँ भी एटीट्यूड ही चेक करेगा कि लड़का किस तरह सोच रहा है, क्या आंसर दे रहा है। ये कोई जो बहुत जरूरी बात नहीं है, समझ। हो सकता है एक ही सिचुएशन आपको दे, ये कुछ और जवाब दे, ये कुछ और दे, ये कुछ और दे, हो सकता है तीनों का सही हो, समझ रहे हैं ना। अलग अलग होने के बाद भी सही हो। वो अप्रोच देखता है कि किस तरह से अप्रोच ले रहा है। तो अप्रोच लेने वक्त आपको इसी बात यही ध्यान रखना है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट के अगेंस्ट कभी नहीं जाना है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन और एक्ट के कभी नहीं जाना है और उसी के साथ चलना है। तो वो समझा कि हाँ ये मतलब किस चीज़ को प्रायोरिटी दे रहा है। अपना डिसीजन लेते वक्त वो आपको ये देखेगा कि कहाँ से ये सोच रहा है। ऐसा नहीं कि इमोशन में बह गया, इमोशन का भी है इंपॉर्टेंस, मगर उसका ऑर्डर थोड़ा नीचे आता है, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट के बाद आता है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब चीज़ों को ध्यान दें। मैं सिचुएशन दे देगा आपको कि एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है और वो मैंने बहुत क्राइम कर चुका है, उसकी बीवी आई हुई है, रो रही है, तो आप क्या कीजिएगा, समझ रहे हैं ना। तो आपको इमोशन में फंसाने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसकी बीवी का इमोशन का भी इंपॉर्टेंस है, आपको सेंसिटिव भी रहना है थोड़ा सा। ये बिल्कुल नहीं कि उसकी बीवी से कोई मतलब नहीं है, वो रोए तो रोए, ऐसा नहीं बोल देना। मगर उसको ठीक है, उसका जो हस्बैंड है क्रिमिनल है तो उस पर जो भी एक्ट लगना होगा लगेगा और उसको जो भी पनिशमेंट मिलना होगा मिलेगा। और अगर उसकी वाइफ है, मान लिया कि वो डिप्राइव्ड है, तो उसके लिए भी जो स्कीम होगा गवर्नमेंट का वो भी अप्लाई होगा। इस तरह का जवाब देना है आपको, एक तरफा नहीं होना है कभी भी। आपको ऐसा भी नहीं देना कि आप बिल्कुल इनसेंसिटिव ऑफिसर हैं, आपको उसके इमोशन से कोई मतलब ही नहीं है। और ऐसा भी नहीं देना कि इमोशन में बह गए, आप बिल्कुल एक्ट को भूल गए, कॉन्स्टिट्यूशन को भूल गए। तो प्रायोरिटी पे हम आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट यही सब रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर रहेगा, बाद में इन चीज़ों का नंबर आएगा। ये है बैलेंस्ड जो होता है ना, बैलेंस्ड आंसर उस टाइप का आपको देना है। एक जो डिप्लोमेटिक बोला जाता है जिसको, आपको मतलब ऐसा नहीं कि एक तरफा नहीं दे देना है। ये बात है। आपका नाम क्या हुआ सर? अमित। आपका? विपुल। आपका?
खुशबू खातून, अच्छा अच्छा, आपका? चंदा कुमारी, आपका? सुनील कुमार। सुनील कुमार, आपका? आपका? ओ ठीक है, आप लोग अच्छा से तैयारी कीजिए, सबका रिपोर्ट का अगर भारत के अगेंस्ट जाता है, जैसे कि भूखमरी सूचकांक में देखा गया 94, बांग्लादेश ठीक, से ठीक। लोग पीछे आ गए। ठीक ठीक ठीक। इसको कैसे बचाएंगे? इस तरह के क्वेश्चन अगर आ गया, हाँ, हम लोग बांग्लादेश से खराब स्थिति में चल रहे हैं, नेपाल से, यहाँ कैसे डिफेंड करेंगे? देखिए, डिफेंड करने का सबसे बड़ा आपके पास बोलना कि हमारा पॉपुलेशन बहुत बड़ा है भाई। बांग्लादेश तो एक मतलब समझ रहे हैं ना, एक स्टेट के बराबर है, और नेपाल तो स्टेट के बराबर भी नहीं है। तो हमारे साथ चैलेंजेस ज़्यादा हैं, समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो भी हंगर रिपोर्ट आया है, उसको एक्सेप्ट करना है कि मैंने यहाँ समस्याएं हैं। तो और हमारे जो चैलेंजेस ज़्यादा हैं, उनकी स्थितियाँ और भी जिससे आप कर सकते हैं, जैसे कि बांग्लादेश का इशू है। हाँ, जैसे तो ठीक है, हम देखिए, हमारा जो चलने का वे है अलग है, मतलब चाइना से कोई कंपेयर कर दे, चाहे बांग्लादेश तो, और या फिर बांग्लादेश का जो चलने का जो अप्रोच है अलग है, समझ रहे हैं ना। हम जितना डेमोक्रेटिक है उतना डेमोक्रेटिक बांग्लादेश नहीं है। उस देश में का जो सैनिक शासन हो चुका है, सब एग्जाम्पल, अगर मान ले वो डीप में जाता है, वो करता है कि मतलब नहीं बांग्लादेश बेटर है, अगर ऐसा करने की बात करता है, तो बताना है कि सर हम जिस वे में चल रहे हैं, हमको बहुत सारी चीज़ों को लेकर के चलना है, हमारा डायमेंशन बहुत बड़ा है। अब चाइना से मान ले कंपेयर कर देगा, बोलेगा कि चाइना और इंडिया तो एक साथ आज़ाद हुआ था लगभग, तो हम इतना पीछे कैसे हो गए। मगर वहाँ की स्थितियाँ अलग है, वहाँ दलाई लामा जैसे लोग को भी मारा जा रहा है। मगर हमारे देश में तो जिनको कोई भी इशू है तो वो रोड पर निकलते हैं, उतनी आज़ादी है। तो हम उन चीज़ों को भी लेकर के चल रहे हैं। चाइना जैसे देश में, चाहे बांग्लादेश भी है, समझ रहे हैं ना। तो इस चीज़ों को आपको डिफेंड करना है। बाकी जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करना है कि सर हम समस्याएं हैं, इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसको स्वीकार भी करना पड़ेगा। हाँ स्वीकार करते हुए बताना है। ये बार बार तो बोल रहे हैं आप, हाँ नहीं काट कह सकते हैं, जो है सच्चाई वो काट कह सकते हैं। गरीबी है जो इंडिया में है, इसको कैसे दूर करना है। हाँ वही है कि आंसर देते वक्त ना आपको प्रॉब्लम से ज़्यादा सोल्यूशन पे फोकस करना है, समझ रहे हैं। ये नहीं कि मतलब रोते ही रहना कि ये बहुत ख़राब स्थिति है, उस पर कैसे मतलब आपका अप्रोच पॉजिटिव उसको दिखना चाहिए कि नहीं मतलब नहीं ये सब मत बोलिएगा, क्योंकि इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन का वो डाटा है। तो कहेगा आप तो फिर मतलब वो अपने आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, एक्सक्यूज दे रहे हैं। अब मान लिया कोई ILO डाटा रिलीज करता है, UN डाटा रिलीज करता है, तो उसको तो आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते ना। ठीक है, मान लिया उसमें कुछ होगा भी प्रॉब्लम, मगर आप इस तरह से ये मतलब समझ रहे, आपको दूसरा ये फिर यही अप्रोच है, समझ रहे हैं ना। यहाँ पर आपका अप्रोच दिखेगा कि मतलब अपने जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहा है, ये समझ रहे हैं ना। यही अप्रोच देखिए, यही होता है अप्रोच। आंसर हो सकता है आपका ज़्यादा सही हो जाए, मगर अप्रोच बिल्कुल गलत है, आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। वहाँ पे एटीट्यूड आपका यही सामने आया कि ये अपने जो रियलिटी है हमारे देश की, उससे बचने की कोशिश कर रहा है, समझ रहे ना। गरीबी है, भुखमरी है, समस्याएं, मगर उसमें सुधार भी आया, ये आपको बोलना है कि पिछले 10 साल 20 साल की जो कंडीशन था उससे हम इम्प्रूव्ड भी हुए हैं। हमारे देश में जितनी हंगर था आज नहीं है, समझ रहे ना। जितने लोग हंगर इंडेक्स के नीचे थे वो आज ऊपर आए हैं और आ रहे हैं। समस्याएं हैं, नहीं किया ज़्यादा अच्छा, हम तो यही कहेंगे। जैसे अब WHO को तो ठीक है, मान लो कंट्रोवर्सी देखिए हर एक चीज़ पे चलते रहता है। अभी तो आपके इलेक्शन कमीशन पे कंट्रोवर्सी चल रहा है, तो इलेक्शन कमीशन का गेस्ट नहीं बोल सकते हैं ना। यही चीज़ समझिए, सिस्टम आपको हमेशा साथ रहना। WHO तो रिकॉग्नाइज्ड है, ठीक है, कुछ रहा भी होगा, मगर हम उस पर उंगली उठाने के मतलब ये कंडीशन में तो नहीं है ना। हमको उसके डाटा को, अब देखिए अगर उसके डाटा नहीं मानते फिर किसको मानिएगा, ये भी तो सवाल उठेगा। अब WHO को नहीं मानिएगा, ILO को नहीं मानिएगा, UN को नहीं मानिएगा, फिर मानिएगा किसको आप, ये भी सवाल उठेगा। क्योंकि दुनिया उसको अब मान रही है, और मैंने पूरे UN में कोई ऐसा नहीं, कोई एक देश का, हमारा भी पार्टिसिपेशन है UN में, सबका छोटा से छोटा देश का पार्टिसिपेशन है UN में। तो UN का जो भी बॉडी बना हुआ है, तो उसको आप तो हम तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। एक लेमैन की तरह आप रोड पे भले बोल सकते हैं उसके अगेंस्ट, एक पॉलिटिकल पार्टी का आदमी भले बोल सकता है, मगर आप सिस्टम या हमेशा देखिए आप में वो क्या ढूंढ रहा है, आपको किस लिए चुना जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। वहाँ पे अपना मतलब ये नहीं दिखाना, अपना नॉलेज नहीं दिखाना, और अपना ये मतलब क्या बोलते हैं रिवोल्यूशनरी वाला पार्ट नहीं दिखाना है। आपको सिस्टम का पार्ट बनने जा रहा है। आप देख रहे हैं आप सिस्टम के लिए कितने सुटेबल हैं, सिस्टम के लिए सुटेबल हैं तो अच्छी बात है। सर लेकिन भारत सरकार भी अगर उस रिपोर्ट के खिलाफ अगर कुछ स्टेटमेंट जैसे मूडी जो रेटिंग एजेंसियां हैं, हाँ उनके खिलाफ भारत सरकार ने मतलब बहुत बार स्टेटमेंट दी हुई है। हाँ, तो वो देखिए मोदी जो बोल रहे हैं ना, वो कोई उस तरह का इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट नहीं है। हाँ जी सर। हाँ, जैसे ये जो भी तो गवर्नमेंट का जो UN का जो पार्ट है उसको आप कभी अगेंस्ट मत बोलिएगा। मान लो कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है और वो कुछ तरह के दे रही है, हमारे देश उसके अगेंस्ट बोल रहे, तो वहाँ पे फेवर ले सकते हैं, क्योंकि आपका देश उस पर क्वेश्चन किया। मगर जो रिकॉग्नाइज्ड बॉडी है, UN का बॉडी है, उस पर आप हम तो नहीं कहेंगे कि आप उसको बोल लीजिए,
वो बिल्कुल उलझा देगा, आपको बिल्कुल उलझा देगा, और आपके अंदर के बाद जो आप बताना भी नहीं चाह रहे सबको निकाल के रख देगा। वो आपके अंदर जो भी बायसनेस होगा ना वो सब निकाल के रख देगा, आपको पकड़ लेगा कि आप किधर झुके हुए हैं। तो इधर कंट्रोवर्सी पढ़ना